प्रिय व्यूअर्स, अनुभव एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य में रीति काल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस काल को एक तरह से श्रृंगार काल भी कहते हैं और इसमें रीत की प्रधानता है, तो इसलिए जो है श्रृंगार काल या रीति काल। तो देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा। तो वहाँ ये जान लीजिए कि रीति काल को अलंकृत काल कहे हैं मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधुओं में है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन्होंने जो है रीति काल को क्या कहा है, अलंकृत काल कहा है। तो मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो देख लीजिए, रीति काल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देख लीजिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। और रीति काल, अगला है तीसरा प्रश्न कि रीति काल को रीति काल ही किसने कहा है। तो रीति काल को रीति काल कहने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो इन्होंने नामकरण, कालों का सबसे अच्छा विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और नामकरण भी इनका जो है सर्वमान्य है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीति काल को रीति काल ही कहा है, क्योंकि इसका नामकरण इन्होंने प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया है। माने जिस काल में जो प्रवृत्ति अधिक थी, जो विशेषता अधिक थी, उसी के आधार पर उसका नामकरण इन्होंने कर दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखिए, समय है 1643 से 1843 ईस्वी। तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी उन्होंने रीति काल का समय माना है। अगला है पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल। हाँ, इन्होंने ही पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है। रीति का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, रीति का प्रयोग किया जाता है काव्यांग निरूपण के लिए। रीति का प्रयोग काव्यांग निरूपण के लिए किया जाता है। आचार्य शुक्ल ने कालों का नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया। जैसा कि पहले भी बता दिया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया, प्रवृत्ति के आधार पर किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण। रीत से उनका तात्पर्य क्या है। तो रीत से उनका तात्पर्य है पद्धत, शैली व काव्यांग निरूपण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो रीत से उनका तात्पर्य है वो देख लीजिए पद्धत, शैली व काव्यांग निरूपण है। सातवां है रस विलास किसकी रचना है। तो रस विलास चिंतामणि जी की रचना है। रस विलास, ध्यान दीजिएगा, रस विलास चिंतामणि, लेकिन रस राज पूछ लेगा तो मतिराम की है। रस विलास चिंतामणि, रस राज मतिराम की है। 8वां है भले बुरे सब एक सम, जौले बोलत नाय, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माय। भले बुरे सब एक सम, जौले बोलत नाय, और जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माय। तो ये जो है किससे लिया गया है, वृंद सत्सई से, अर्थात वृंद का कथन है। भले बुरे सब एक सम जौले बोलत न, जब तक नहीं बोलते हैं, जान परत है काक पिक, काक मने कौवा, पिक मने कोयल। तो वर्षा ऋतु में जब बोलती है उसकी मीठी बोली और इसकी कर्कश बोली तो पता चलता। तो वृंद सत्सई से वृंद कवि की ये पंक्तियां हैं। आलम किसके आश्रित कवि थे, तो मुअज्जम के आश्रित कवि थे। आलम मुअज्जम के आश्रित कवि थे और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है आलम केल। आलम जो है मुअज्जम के आश्रित कवि थे और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, आलम। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध। रीतिबद्ध देखिए, ऐसे कवि जो रीत के बंधन में बंधे हुए हैं। ऐसे कवि जो रीत के बंधन में बंधे हुए हैं और उन्होंने रीत ग्रंथों की रचना की। उसमें कौन कौन है, चिंतामणि मतिराम, चिंतामणि जी है, मतिराम है, देव है, भिखारीदास, कुलपति मिश्र। ये सब जो है कैसे हैं, रीतिबद्ध हैं।
अगला देखिए 12वां, रीति मुक्त कवि। जो ऐसे कवि जो पूरी तरह रीत से मुक्त हैं, उन्होंने स्वतंत्र वृत्तियों मतलब एकदम मुक्त होकर काव्य रचना की। तो उन्होंने लक्षण ग्रंथों की भी रचना नहीं की। इसमें देखिए 4 लोग हैं, मुख्य रूप से पूछता भी है कि घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। पूछता है कि इसमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, तो चारों में से एक हटा कर दूसरा नाम दे देगा। इसलिए इसको याद रखेंगे, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर रीति मुक्त कवि हैं। रीति सिद्ध क्या है? रीति ग्रंथ नहीं लिखे, मतलब ऐसे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उन्हें रीत की भली भांति जानकारी थी। तो रीत सिद्ध कवि में प्रमुख रूप से बिहारी ही आते हैं। पूछता है प्रश्न भी कि इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि है, तो बिहारी को आप लोग सही लगा देंगे। अगला देखिए, बिरह बारिश इश्कनामा। तो बिरह बारिश इश्कनामा किसका है देख लीजिए, ये बोधा जी का है। अगला है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला अन्य कोई कवि नहीं हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई अन्य कवि नहीं हुआ। इसको किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है बोधा के बारे में कहा है। सुजान से प्रेम कौन कब करता था? तो उसका नाम है घनानंद। घनानंद प्यारे सुजान कहा, तो घनानंद सुजान से प्रेम करते थे। शेख नामक रंगरेजिन से कौन कब प्रेम करता था? तो उनका नाम है आलम। आलम वो है। अगला है सुभान या सुभान नामक से कौन प्रेम करता था? तो उनका नाम है बोधा, जिन्होंने बिरह बारिश और इश्क नामा की रचना की। रीति परंपरा प्रारंभ होती है। रीति परंपरा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो केशवदास जी से रीति परंपरा का प्रारंभ होता है। अगला है, ए ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि थे। कौन? केशवदास जी। ये ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह के कवि थे। कौन? केशवदास जी ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह के कवि थे। विज्ञान गीता एक कैसा ग्रंथ है? यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसको लिखने वाले केशवदास जी हैं। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसको केशवदास जी ने भी लिखा है। कविता में क्लिष्टता के कारण इनको क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि कविता इनकी बहुत ही क्लिष्ट है। कविता में क्लिष्टता के कारण केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कवि को देन न चाहे विदाई, पूछ है केशव की कविताई। यह भी केशवदास की है, इसमें भी क्लिष्टता का प्रयोग है, तो इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। भूषण देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके आश्रित कवि थे? छत्रपति शिवाजी की भी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला, दोनों छत्र है। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के आश्रित कवि थे। कौन? भूषण थे। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो रुद्रशाह सोलंकी ने, बार बार पूछा जाता है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? रुद्रशाह सोलंकी ने दिया था। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।